देखिए इस वीडियो में आपके सीटेट के एग्जाम में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए इससे पहले जो 15 क्वेश्चन जो आपके हैं, आप कहते हैं बुक पैरा में से और पोएम में से क्वेश्चन छाड़ने आते हैं। ठीक है, मैं आपको केवल पढ़े जी की जो आपके हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में, ठीक है, क्या करना चाहिए? उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। उनकी भाषा गृह का प्रयोग करना चाहिए? ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, गृह भाषा का प्रयोग करने से बच्चों को समझने में तथा बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सी क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए? ठीक है, देखिए बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए, ठीक है, एक शिक्षक को भाषा के साथ खेलना चाहिए, ये सही है। भाषा का उत्पादन करना चाहिए, ये भी सही है। ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, परंतु निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए? नहीं, बालकों के साथ नहीं करना चाहिए। आपका आंसर डी हो जाएगा कि बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों का याद करना, ये इन बालकों के साथ इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह नहीं होते, क्योंकि बच्चे अपने परिवार में माता पिता से, अपने भाई बहन से कुछ तो कोई ज्ञान ग्रहण करते ही हैं। ठीक है, यानी कि ABCD क्या होती है, उन अक्षरों को पहचानना, ये तो कुछ ज्ञान उन्हें होता ही है। ठीक है, बी, कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी आपका आंसर गलत है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि परिवार में जो उनके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान यानी कि ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरह का ज्ञान करा देते हैं। ठीक है, सी है कि बच्चे अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते, ये सही होता है। क्या कि बच्चों की अनुभव की पूंजी कौन सी होती है? जो उनके परिवार में उनके माता पिता या भाई बहन उन्हें सिखा देते हैं, वही बच्चों के अनुभव की पूंजी होती है और उसी के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिकरण व्याकरण कहते हैं। यह संबंधित होता है। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण से संबंधित होता है, वो भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, और भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है और भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता में जो होती है वो अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है, जिसे सार्वभौमिकरण कहते हैं, और यह संबंधित होता है, यह भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित होता है। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना कहलाता है। ठीक है, तो देखिए नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उसकी ध्वनि से संयोजित करना जो कहलाता है वो आपका स्वनिम जागरूकता कहलाता है। ठीक है, स्वनिम विज्ञान की जागरूकता के अंदर जो 3 प्रमुख चरण होते हैं, इसमें पहला चरण होता है अक्षर होता है, दूसरा तुकबंदी होता है और तीसरा स्वनिम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना स्वनिमिक जागरूकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय के अनुदेशक की भाषा के बीच में एक निकट सूत्र का विकास करता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा उपागम है जो क्वेश्चन में कहा कि कक्षा में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु विद्यार्थी के लिए सेतु उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका बहुभाषी उपागम। बहुभाषी ऐसा उपागम है जो शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थी के लिए सेतु उपलब्ध कराता है, बहुभाषी उपागम
के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुभाषी उपागम में क्या होता है कि बहुभाषी उपागम में वक्ता या शिक्षक उन्हीं विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं जिन्हें वे जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुभाषी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षक के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ जिस भाषा का प्रयोग करता है उस भाषा का प्रयोग वह शिक्षक के साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और इसी तरह वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। ठीक है, जो भाषा वह अपने दोस्तों से प्रयोग कर रहा है वो अपने शिक्षक के साथ प्रयोग नहीं कर सकता है, और जो शिक्षक के साथ भाषा का प्रयोग कर रहा है उस भाषा का प्रयोग वह अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता है। माता के साथ वह अपनी मातृभाषा के रूप में अपनी जो अलग भाषा में प्रयोग बात करता है। ठीक है, भोजन मांगने के लिए, अन्य कार्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, परंतु वह इन सभी भाषाओं के लिए, यानी कि दोस्तों के लिए प्रयुक्त भाषा में, शिक्षकों के लिए प्रयुक्त भाषा में और अपनी माँ के साथ भोजन मांगने में, अन्य कार्य में जो भाषा का प्रयोग करता है उन सभी भाषाओं में जो सामाजिक पक्ष को, इन सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सामाजिक पक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में था कि भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है, तो डी आपका हो जाएगा, सामाजिक पक्ष आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है, तो वे का अनुगमन करती है। ठीक है, तो जब एक शिक्षिका जो है सबसे पहले काल के नियमों को स्पष्ट कर रही है, फिर उनके बाद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षिका जो है वो निगमन उपागम का अनुगमन कर रही है। ठीक है, निगमन उपागम जो होता है विश्लेषण की सबसे प्राचीन विधि होती है, और निगमन उपागम में जो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और निगमन उपागम विधि में अवधारणाओं और आधारभूत तत्वों के साथ साथ हम स्वयं की मदद भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो देखिए भाषा समृद्ध परिवेश के एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए कि भाषा अपने आप को पहचानने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है, और भाषा ही वह एक श्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट कथन दिया गया, आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकता की पहचान करने में मदद करता है, ये आपका सही है। ठीक है, बी दिखेगा, आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सी है कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, कि देखिएगा हम कक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी की, यानी कि एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी से तुलना करती है तो उसमें भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और आकलन कभी भी भेदभाव को जन्म नहीं देता। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका कथन ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, जबकि डी सही है आपका कि आकलन सीखने संबंधी रिक्तियों और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआत पहचानने में मदद करता है, कि बच्चों को सीखने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, यानी क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनकी पहचान करना और उनकी मदद करने में आकलन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डी भी आपका सही है। सिर्फ आपका सी आकलन, जो सी जो है ऑप्शन वो गलत है आपका। ठीक है, कि आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है, यही कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण की पद्धति के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाषा के बारे में नहीं बताया था कि भाषा जो है अपने आप को पहचानने और दूसरे व्यक्तित्व को पहचानने का एक महत्वपूर्ण साधन
होती है। ठीक है, तो इसमें कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि यह शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी देखिएगा कि वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को कम करने का केंद्रित करती है। ये ऑप्शन आपका गलत है, आपका यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, जबकि आगे देखिएगा कि यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है। ये ऑप्शन भी आपका सही है। बी देखिएगा कि यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। ये भी आपका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा कि वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित देती है भाषा संप्रेषण। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं तो हमारे शब्दों के जो चयन को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, सबसे पहला संदर्भ होता है कि हम किस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ए हो जाएगा। इसके बाद सी हो जाएगा कि वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम जिस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं, वह व्यक्ति है कौन है। ठीक है, यह हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, कि हम जिस व्यक्ति से जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, वह हमारी बातों से अभिप्रेरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका संदर्भ वह व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं और अभिप्रेरणा यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। वातावरण से की जो है वो चयनों को शब्दों के चयन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वातावरण केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है और यही बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें हम, ठीक है, तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों में यह सुधार किया जाता है, ठीक है, और छात्रों को उनकी गतिविधियों के बारे में बताया जाता है जिससे छात्र अपनी गलतियों को सुधार सके। ठीक है, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब क्वेश्चन था कि उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जो जिन्हें, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं तथा या समस्या का सामना करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि दृष्टिबाधित बालक कौन से होते हैं, वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। और अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, आपका आंसर बी हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबों और श्रव्य सहायता का उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, देखिए ब्रेल किताब क्या होते हैं कि ब्रेल किताबों में जो होते हैं वो अक्षर जो उभरे हुए होते हैं, इसमें जो अक्षर जो होते हैं वो इसमें 6 डॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वे अक्षर उभरे होते हैं जिससे अक्सर जो दृष्टिबाधित बालक जो उन्हें छूकर जो है उस अक्षरों को पढ़ लेते हैं। श्रव्य सहायता उपलब्ध होते हैं कि इसमें आपको जो यानी कि शिक्षक को जो है जैसे आपको टेप रिकॉर्डर या रेडियो, ठीक है, इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। तो एक अगर कोई दृष्टिबाधित बालक होता है तो उसे भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबों और श्रव्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा सीटेट के जो आपके एग्जाम में आपके हिंदी के जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के हैं और 15 क्वेश्चन आपके जो आपके पैराग्राफ और पोएम से आते हैं। ये मैं पेडागोजी के क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।